दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अंजलि और तनु दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वो हमेशा सारे काम एक साथ करती थीं, पर अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। अंजलि के लिए रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। फिर एक दिन, अंजलि, आज नूडल्स खाने का बहुत मन है, आज तो चल नूडल्स खिला दे। हाँ, क्यों नहीं, चल आज नूडल्स खा के आते हैं। अंजलि और तनु बाजार की तरफ नूडल्स खाने के लिए चल पड़ती हैं। नूडल्स खाते खाते अंजलि तनु को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं तनु। ओए होए अंजलि, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन अजय नाम का एक लड़का अंजलि को देखने आता है। अजय अंजलि की सादगी पर फिदा हो जाता है और शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। अजय के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि तनु के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले तनु, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अगले महीने शादी है मेरी। क्या कहा अंजलि? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की तो शॉपिंग करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तेरी शादी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी और तेरी शादी में पहले ही बता देती हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तुझसे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर तुम शादी करके तो मुझसे दूर हो जाओगी ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। अंजलि और तनु जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर अंजलि अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन तनु कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। कहाँ चली छम्मक छल्लो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, शक्ल देखिए कभी आईने में। शक्ल तो आईने में रोज देखता हूँ, पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। तनु से बदतमीजी करते हुए तनु गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर अंजलि का भाई ऋषि उन्हें देख लेता है और उनके बीच में आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ये हादसा कभी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। तनु तैयार होकर अंजलि के घर पहुँचती है, जहाँ ऋषि उसे देखता ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ओ ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ, नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं आंटी जी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। ऋषि, अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है। चल मेरे साथ। ऋषि को ऐसे देखकर अंजलि उसको अकेले में ले जाकर उससे पूछती है, ऋषि, तुझे तनु अच्छी लगती है ना?
पर वो हाँ, पर मैं तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। आखिर तेरी बहन हूँ जो। ऋषि वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोर व गुल सुनाई देता है। तभी बारात देखने के लिए भागते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजकुमार तुझे भी लेने जरूर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब तनु अंजलि को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर अंजलि को लेकर पहुंचती है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो घबरा जाती है। तनु घबराकर अंजलि से पूछती है, अंजलि, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ, होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे। लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर बात क्या है? बात ये है कि ये लड़का एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। शोरगुल सुनकर अंजलि के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तनु सभी मेहमानों के सामने कहती है, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तनु जानती भी है क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है। लेकिन अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त अंजलि की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज अंजलि की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना अंकल जी, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है अजय? हाँ हाँ सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर ये भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ अंजलि को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। अंजलि, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ अंजलि है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो अजय तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसीलिए तू अंजलि से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी अंजलि के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें अंजलि की तरफ लगी हुई थीं। कि तभी अजय बोलता है, ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अजय तनु के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ऋषि उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर उसे धक्का दे देता है। अंजलि, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन, तनु सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और इसने तनु से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी मैंने तनु को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि अजय से तुम्हारी शादी हो रही है, तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते हैं ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो।
और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। अंजलि, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बारात घर से वापस जाएगी ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूँगा। अंकल जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अंजलि को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे राहुल हो। हाँ रमेश, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। उसके बाद बारात वापस चली जाती है। अरे, अब आज शादी भी होगी या सब खड़े ही रहेंगे? रुकिए पिताजी, अभी मुझे किसी और की भी शादी करानी है। अब किसकी शादी करानी है? मेरी सबसे प्यारी सहेली और मेरे छोटे भाई की। पता है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ठीक है, आज तुम दोनों सहेलियों की शादी करा देते हैं। क्यों तनु, बनेगी मेरी भाभी और ऋषि की दुल्हनिया। उसके बाद तनु शर्मा के हाँ बोलती है। फिर अंजलि और तनु एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर अंजलि की शादी राहुल से और तनु की शादी ऋषि से हो जाती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सुरीली नाम की एक औरत रहा करती थी। सुरीली अपनी बेटी अमीशा के साथ रहा करती थी। अमीशा की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। फिर एक दिन अमीशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले अमीशा को पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग अमीशा की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। अमीशा की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। फिर लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने इतने सारे पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? हम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे माँ? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूंगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊंगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जमा करके रख दूंगी बेटा। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा मालकिन। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। अमीशा की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ सुरीली जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उनसे बोलती हैं, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं। तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी फेंक देती हूँ। उसके बाद मालकिन वहाँ से चली जाती है और अमीशा की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने लहंगे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंकना। अरे, तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो
और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई लहंगे हो तो तुमने आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए कभी मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। फिर अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन राजीव के पिताजी अमीशा के घर आते हैं और अमीशा की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर राजीव के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम पैसे कहाँ से दोगी माँ? तभी अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे से बोलती हैं, सुनो जादुई लहंगे, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई लहंगे हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा हम पर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते एक महीना निकल जाता है और अमीशा की शादी का दिन आ जाता है। तभी अमीशा की माँ जादुई लहंगे से बोलती हैं, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बेटी की शादी है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई लहंगा अपनी बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर अमीशा जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। अमीशा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लदे हुए थे। फिर जादुई लहंगा अमीशा की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर अमीशा और उसकी माँ सुरीली बहुत खुश होती हैं। ये सब कुछ अमीशा की माँ की मालकिन देख लेती है। अमीशा की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और वो छुपकर सारी चीजें देख लेती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अमीशा की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई लहंगा मेरा है, तुम मेरे घर से इसे चुरा कर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप इस जादुई लहंगे को मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई लहंगा वापस करो। तुम ये मत भूलो नीतू कि तुम भी मुझे अपनी पड़ोसन के यहाँ से चुरा कर लाई थी। मालकिन, आपने तो उस दिन इस जादुई लहंगे को फेंकने के लिए बोला था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए इसे रख लेती हूँ। मालकिन, ये लहंगा तो अब मेरा हुआ ना। सुन सुरीली, ज्यादा बकवास मत कर। तू चुपचाप मेरा जादुई लहंगा मुझे वापस कर दे। नीतू, तुम भी इस जादुई लहंगे को चुरा कर ही लाई थी। अगर ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई लहंगे पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर नीतू डर जाती है और जादुई लहंगे से बोलती है, नहीं नहीं जादुई लहंगे, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस को भी मत बताना। नीतू इतना बोलकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले की बारात लेकर अमीशा के घर आ जाती हैं। फिर अमीशा की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती है, तभी राजीव बोलता है,
नहीं नहीं आंटी जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपके ये पैसे नहीं लूंगा। फिर अमीषा और राजीव की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।